रूस नेटो के बीच कभी भी शुरू हो सकती है जंग। ये पहली बड़ी खबर हमारे साथ, इस पर हम एक डिटेल इनपुट आपके सामने रखेंगे और करेंगे एक्सपर्ट के साथ चर्चा। साथ ही पश्चिमी यूक्रेन को रूसी हवाई हमलों से बचाने की तैयारी में किस तरीके से नेटो जुड़ गया है, और साथ ही इजरायली हमलों में राफा में जिंदा जल गए 50 लोग। ताइवान पर कब्जे के लिए कुछ भी करेगा चीन। ये 4 बड़ी खबरें सबसे पहले आपके सामने होगी और आपको बता दें इस वक्त फुल एंड फाइनल में इन तमाम बड़ी खबरों पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। इसलिए पहली बड़ी खबर उत्तरी गाजा में इजरायली सेना की बमबारी को लेकर, जहां जबालिया में हमास के हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ है और बमबारी से जबालिया की 80% इमारतें तबाह हो चुकी हैं। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना की बमबारी की ये तस्वीर आपके सामने है। जबालिया में हमास के हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ है और इसी बमबारी से जबालिया की 80% इमारतें तबाह हुई। और गाजा में हमास के ठिकाने पर मैनपैड अटैक, जहां अमेरिका से मिले हैंड मिसाइल लॉन्चर से हमले को अंजाम दिया गया है और हमास की इमारत पर पिन पॉइंट अटैक हुआ है। ये तस्वीर देखिए उसी पिन पॉइंट अटैक की, जहां अमेरिका से मिले हैंड मिसाइल लॉन्चर से हमले को दिया गया है अंजाम। और उत्तरी गाजा में इजरायली बमबारी को लेकर भी खबर बड़ी है, जहां जबालिया कैंप में इजरायल की एयर स्ट्राइक हुई और जबालिया कैंप में हमास ठिकाने तबाह। उत्तरी गाजा में इजरायली बमबारी जारी है और यही वजह है कि अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे साफ हो गया कि किस तरीके से जबालिया कैंप में भी हमास के ठिकानों को टारगेट कर हिट किया गया है और तबाह कर दिया गया। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने। जबालिया की 80% इमारतें तबाह हो चुकी हैं। गाजा में हमास के ठिकाने पर मैनपैड अटैक की वो तस्वीर आपने देखी, जहां देखिए किस तरीके से अमेरिका से मिले हैंड मिसाइल लॉन्चर से हमले को अंजाम दिया गया। वहीं जबालिया कैंप में हमास के ठिकाने को टारगेट किए तबाह कर दिया गया और जबालिया कैंप में इजरायल की ये एक और एयर स्ट्राइक। अब वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के ऑपरेशन को लेकर भी इस वक्त एक और बड़ी खबर है, क्योंकि गाफरदान में कई गाड़ियों में आग लगा दी गई और ऑपरेशन के दौरान इजरायली फोर्स पर अटैक को लेकर भी खबर आई है। तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए ऑपरेशन के दौरान किस तरीके से जगह जगह आगजनी की ये तस्वीरें सामने आई हैं और 3 कैमरों से ली गई इन तस्वीरों से साफ हो गया कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। क्योंकि बड़ी खबर यही है कि ऑपरेशन के दौरान इजरायली फोर्स पर भी अटैक हुआ और साथ ही ये काफरदान की वो तस्वीर जहां पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त दीपक वोरा सर फॉर्मर एम्बेसडर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिन्हा सर, कमिंग ओवर टू यू, बिकॉज इस वक्त जो हालात हैं उसमें यह साफ हो चुका है कि किस तरीके से अभी भी ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके मुताबिक दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब काउंटर अटैक हुआ है और ऑपरेशन के दौरान इजरायली फोर्स पर भी अटैक को अंजाम दिया गया। देखिए, इस्माइल हानिया आज जब ईरान में थे और वहां पर खुल के मिलते हैं जो सुप्रीम लीडर्स है, उसके बाद आपने देखा संडे में किस तरह से रफा से 5 महीने बाद रॉकेट का फायर होता है तल अवीव में, और उसके बाद आज उसकी रिटेलिएशन आप देख रही हैं। और आपने बड़ा अच्छा बयान किया जिसमें जबालिया कैंप को जो 80% बर्बाद हो चुका है। जबालिया कैंप यही है, आज से 2014 में भी यहीं से चीजें चली थी, क्योंकि इसको हेडक्वार्टर माना जाए, ये गढ़ है। यहाँ पर 1,17,000 रेफ्यूजीज रहते थे और बहुत बड़ा कैंप है ये। इसके बाद इसके यदि आप जाएं तो बीच कैंप इसी के साथ साथ पड़ता है और पूरे टनल नेटवर्क का ये मेन अड्डा है।
यहाँ से तो गाड़ियां चलती इन टनलों में। आपने ही दिखाया था, आपके चैनलों ने दिखाया था कि गाजा सिटी से जबालिया कैंप तक गाड़ियां चलती थी। और आप देखिए कितनी गाड़ी के लिए कितनी बड़ी टनल बनानी पड़ती है। एग्जैक्टली। और वहां से बेत लैया या बेत हनन से, और जो सेड्रॉट में आपने देखा था 7 अक्टूबर की वहां की, तो इसको तो पूरी तरह तबाह कर दिया गया। 80% आप कह रही हैं, इसको तो रहने नहीं दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात जो आपने आज रफा की बात की, और रफा में आपने बताया कि वहां पर हैंड हेल्ड मिसाइल से वो फायर कर रहे हैं। देखिए ये साउथ ईस्टर्न साइड में था रफा, यानी हम करेम सलेम का इलाका लेते हैं तो इस इलाके को चारों तरफ से घेरा हुआ है। अभी भी ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं चला। जो सबसे बड़ी बात आज हुई है वो वहां पर भी एक रिफ्यूजी कैंप था जो कि तल अल सुल्तान के ऊपर में उनके कंपाउंड में वहां 50 लोग मारे गए, और वो सारे के सारे हमास के लड़ाके। और ये सर 7 अक्टूबर के बाद हमले के बाद ये स्पेकुलेशंस भी थे कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिकल मूव अपनाते हुए इस पूरे एरिया को कवर करते हुए हमास के खात्मे का दावा इजराइल कर रहा है। लेकिन अब तेल अवीव पर हमास के हमले को लेकर एक और तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि अब हमास ने हमले का वीडियो जारी किया और तेल अवीव पर एक साथ दागी गई कई मिसाइलों की ये तस्वीर देखिए। और खेरसा में लेफ्ट बैंक में रूसी काफिले पर हमले को लेकर बड़ी खबर। चेक पॉइंट के नजदीक से गुजर रहे काफिले पर वार, अटैक की ये तस्वीर। और खार्किव में रूसी हमले का सबसे नया वीडियो आया सामने। एपिसेंटर मॉल के अंदर रूसी हमले का सीसीटीवी वीडियो है ये। रूसी हमले में 16 लोगों की मौत हुई और 40 से ज्यादा जख्मी। हमले की ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है कि किस तरीके से मॉल के इस हिस्से को तबाह कर दिया गया और कैसे इस हमले को अंजाम दिया। और जिस वक्त ये अटैक हुआ उस दौरान ज्यादातर लोग इसी इलाके में मौजूद थे, और यही वजह है कि बड़ी खबर आई कि किस तरीके से इस हमले में 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 40 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। और अब रूस का यूक्रेन पर महाबॉम्ब से हमला, एक और बड़ी खबर है। रूस का फैब 500 बॉम्ब से यूक्रेन पर वार, और रूस ने एक साथ 4 फैब 500 बॉम्ब से हमला किया है। रूसी हमले में वेपन समेत यूक्रेनी फ्रंट लाइन भी कैसे हुई तबाह, ये तस्वीर। इन बड़ी खबरें एक साथ अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, और साथ ही खेरसों में रूसी काफिले पर हमले की ये तस्वीर सामने आई। वहीं रूसी हमले में किस तरीके से लोगों ने जान गंवाई, क्योंकि कैसे खार्किव में ही रूसी हमले का ये नया वीडियो अब सामने आया, जिससे साफ हुआ कि किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, और साथ ही रूस का यूक्रेन पर महाबॉम्ब से वार। अब अमेरिकी हमले से शुरू होगा वर्ल्ड वॉर, एक और बड़ी खबर है। रूसी सुरक्षा काउंसिल के डेप्यूटी हेड की ये बड़ी धमकी है। रूसी इलाके में अमेरिकी हमला हुआ तो विश्व युद्ध। पोलैंड के विदेश मंत्री के बयान पर मेदवेदेव की ये चेतावनी, न्यूक्लियर वॉर के हालात में नहीं बचेगा पोलैंड। तो रूस में यूएस हमला हुआ तो विश्व युद्ध, और ये चेतावनी दी गई है। मेदवेदेव की तरफ से कहा गया न्यूक्लियर वॉर के हालात में पोलैंड नहीं बचेगा। चेतावनी ये कि पोलैंड के विदेश मंत्री के बयान पर मेदवेदेव ने ये चेतावनी दी। और साथ ही आपको बता दें, रूसी सुरक्षा काउंसिल के डेप्यूटी हेड की ये बड़ी धमकी को लेकर ही इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर सामने आई। तो अमेरिका की गलती, वर्ल्ड वॉर की घंटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रूसी सुरक्षा काउंसिल के डेप्यूटी हेड दिमित्री मेदवेदेव की ये वार्निंग है। रूसी इलाके में अमेरिका ने हमला किया तो वर्ल्ड वॉर तय है। यूक्रेन में भी रूसी सैन्य ठिकाने पर अमेरिकी हमले हुए तो वर्ल्ड वॉर को दस्तक। दिमित्री मेदवेदेव ने पोलैंड के विदेश मंत्री के बयान पर यह पलटवार किया है, और पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोर्स्की ने रूस पर पश्चिमी हथियारों से हमले की मांग की थी। आपको बता दें, सिकोर्स्की ने कहा था कि नेटो की रेड लाइन रूस को बढ़ावा दे रही है। और उस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन में सेना भेजेगा लिथुआनिया, और यूक्रेन में जंग लड़ेगी लिथुआनिया की सेना। बड़ी खबर, रूस के खिलाफ युद्ध में लिथुआनिया भी अब उतरेगा, और लिथुआनियाई विदेश मंत्री ने इसकी पुष्टि कर दी है। नेटो में शामिल है बाल्टिक देश लिथुआनिया, और उसकी अब
युद्ध में एंट्री को लेकर इस वक्त होगा ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि यूक्रेन में जंग लड़ेगी लिथुआनिया की सेना। और साथ ही आप जानिए किस तरीके से यूक्रेन में सेना भेजने को लेकर लिथुआनिया की तरफ से ये फैसला लिया गया है। मनीष, एक क्विक अपडेट, क्योंकि बाल्टिक देशों की इस तरीके से बयानबाजी भी एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि नेटो देश में शामिल है लिथुआनिया और इसकी अब युद्ध में एंट्री का मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए, कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे इन देशों के तरफ से इस तरह की बयानबाजी स्वाभाविक दिखती है पहली नजर में, क्योंकि रूस इनको फूटी आंख नहीं सुहाता है। लेकिन हाँ, अगर आप साइज वाइज देखें, आप सोचिए लिथुआनिया की कितनी सेना होगी, अगर वो रूस से लड़ने के लिए जाएगी तो उनका कितना अस्तित्व बचेगा। लेकिन उन्हें पता है, बात यहाँ लिथुआनिया की नहीं है, क्योंकि लिथुआनिया एक नेटो देश है और उन्हें पता है कि एक बार वो लड़ने गए तो पीछे से अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस सबको आना होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो छोटे छोटे ये तीनों देश हैं बाल्टिक देश में, जिस तरीके से ये लगातार ट्रूप्स भेजने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ये रूस के साथ सीधी जंग करना चाहते हैं, ऐसे में लगता है कि रूस और नाटो की जो जंग है वो बहुत करीब होती जा रही है। बिल्कुल, और नेटो और रूस जंग की बड़ी आहट को लेकर ही अगली बड़ी खबर है, क्योंकि नेटो देश स्वीडन का ये बहुत बड़ा फैसला सामने आया, जहां स्वीडन ने यूक्रेन को दी अपने हथियारों से हमले की मंजूरी और रूस पर स्वीडिश हथियारों से हमले को मंजूरी को लेकर ये बड़ी खबर है। रूस पर होगा स्वीडन की आर्टिलरी आर्चर से हमला, रूस के अंदर होगा CV90 और लेपर्ड टैंक से वार। तो एक और बड़ी खबर है, जहां देखिए नेटो देश स्वीडन का ये सबसे बड़ा फैसला सामने आया है और फैसले के तहत अब रूस पर स्वीडिश हथियारों से हमले को मिली है मंजूरी, जहां रूस पर स्वीडन की आर्टिलरी आर्चर से वार और रूस के अंदर होगा CV90 और लेपर्ड टैंक से हमला। कुछ और इंफॉर्मेशन इस बारे में आपके सामने रखते हैं, जहां देखिए किस तरीके से रूस नेटो जंग का ये ट्रिगर माना जा सकता है, क्योंकि नेटो देश स्वीडन ने अपने हथियारों से रूस पर हमले को मंजूरी दे दी है। खबर यह है कि यूक्रेन को स्वीडिश आर्टिलरी आर्चर से रूस पर हमले को मंजूरी मिली है। स्वीडन के CV90 और लेपर्ड 2 टैंक से रूस पर शेलिंग यूक्रेन करेगा और रूसी बॉर्डर में 60 किलोमीटर अंदर स्वीडिश हथियारों से हमला भी संभव माना जा रहा है। हालांकि स्वीडन के बाद दूसरे नेटो देश भी रूस पर हमले को मंजूरी दे सकते हैं। तो वर्ल्ड वॉर की रेड लाइन के तहत ही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं इंफॉर्मेशन वॉल पर, और उसी की बात करूंगी दीपक वोरा सर आपसे सवाल, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर किस तरीके से अब ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और क्या ये रूसी रेड लाइन है जिसका मतलब है भयंकर प्रतिक्रिया। इंपॉर्टेंट एक और बड़ा सवाल, क्योंकि क्या यूक्रेन को मिलने वाले F-16 रूस के अंदर हमला करेंगे, ये दूसरा बड़ा सवाल आपके सामने। और साथ ही महत्वपूर्ण ये कि क्या रूस नेटो देशों पर हमले का जवाब देगा, क्या ये नेटो वर्सेस रूस की शुरुआत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और उस लिहाज से ये समझना भी बहुत जरूरी है कि क्या हम विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, विश्व युद्ध की ओर क्या हम बढ़ रहे हैं या वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन की ओर दीपक वोरा सर हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब नेटो देशों का ये फैसला क्या मतलब इसका समझा जाए, क्या अब नेटो वर्सेस रूस की ये शुरुआत है? थैंक यू वेरी मच, आभारी हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है जब इसको आप जो प्रोग्राम आप करती हैं उसको मास्टर क्लास कहता हूँ। बहुत कुछ सीखता हूँ मैं आपसे, आपके सहयोगियों से और जैनल सेना साहब से, जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। आप बात कर रही हैं लिथुआनिया की 10,000 की फौज है, मैं आपका वहाँ राजदूत रह चुका हूँ, और अगर उसने अपने कुछ लोग यूक्रेन में भेजे, क्योंकि जितने बाल्टिक स्टेट्स हैं और फॉर्मर सोवियत संघ के जो हिस्से थे वो रूस को पसंद नहीं करते, इक्का दुक्का को छोड़ के। पोलैंड तो खासतौर से ईस्टर्न यूरोपियन का जो देश है वो नफरत करते हैं रूसियों के साथ। अगर उसने अपने 10,000 फौजी वहां पे या 5,000 भेज दिए, वो सब मारे जाएंगे और फिर वहां पर तख्ता पलट होगा। मैम, एक चीज मैंने नोटिस किया, 2 साल पहले जब ये जंग शुरू हुआ था यूक्रेन और रूस का, तो इस्तांबुल में समझौता होने वाला था। फिर ब्रिटेन का वो जोकर होता था बोरिस, उसको कहते थे वो वहां गया किया, बोला टाइगर मैं तेरे को हथियार दूंगा, पैसे दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, तो समझौता मत कर, समझौता टूट गया। जब भी यूक्रेन के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, जब भी रूस उसको ठोकने वाला होता है, तो नेटो का सेक्रेटरी जनरल खड़ा होकर बोलेगा हम लड़ेंगे, और बाकी सब हम लड़ेंगे, उनका एक व्यक्ति नहीं मरेगा। मैम, मेरी बात मान लीजिए, अगर एक स्वीडिश सोल्जर यूक्रेन में मारा गया, स्वीडन में आग लग जाएगी। उनको लड़ना नहीं आता, ना ही वो चाहते हैं कि उनके सोल्जर्स वहां मरे। सिमिलरली फॉर लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये नहीं जाएंगे। ये सब दिखाने के लिए वो जोकर जो बैठा हुआ है कीव में कि टाइगर फिकर मत कर, सारी दुनिया तेरे पीछे, कोई उसके पीछे नहीं है, अकेला पड़ चुका है, उसकी फौज खत्म हो गई है, सब लोग जानते हैं। जैसे ही उसकी फौज खत्म, पुतिन ने क्या बोला, मैं सीजफायर के लिए तैयार हूँ। मुझे बताया गया अमेरिकी ने कि जेलो ने बोला मैं भी तैयार हूँ, फिर नेटो बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लड़ने आ रहे हैं, कहानी खत्म। लेकिन सर, ये जो फैसले इस वक्त बाल्टिक देश ले रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि जंग की ये बड़ी आहट मानी जाए, क्योंकि अब रूस और नेटो जंग की आशंका बढ़ती जा रही है। खबर क्या है? खबर ये कि नेटो रूस जंग की शुरुआत कभी भी संभव, क्योंकि पोलैंड और बाल्टिक देशों ने बड़ा ऐलान कर दिया है और यूक्रेन में सेना तैनात कर सकते हैं
बाल्टिक देश। अब बाल्टिक देश, उसकी इंफॉर्मेशन आपको समझनी चाहिए इस मैप को देखते हुए, क्योंकि आप ग्राफिकली एक इंफॉर्मेशन आपके सामने ये रखेंगे कि किस तरीके से रूस से सटे ये देश अब इस वक्त बड़े फैसले ले रहे हैं। और मैंने अपने सहयोगी मनीष से भी थोड़ी देर पहले ये चर्चा की थी कि बाल्टिक देशों के बिल्कुल नजदीक है कैलिनिंग्राड, जो कि जाहिर सी बात है रशिया की टेरिटरी है। ऐसे में क्या वो इसकी चपेट में नहीं आ सकता? हालांकि जर्मन वेबसाइट स्पीगल के हवाले से जो खबर आई है, ये मैप के जरिए आपके सामने हम इंफॉर्मेशन भी रख रहे हैं कि आखिर ये लोकेशंस क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम बाल्टिक देशों की बात करें तो उसमें लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया आता है, और पोलैंड बाल्टिक देशों का ये जो ऐलान है, क्या ये एक विनाशक घमासान है? क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में कभी भी पोलैंड बाल्टिक देशों की एंट्री संभव मानी जा रही है, और पोलैंड बाल्टिक देश कभी भी अपनी सेना भी यूक्रेन भेज सकते हैं। हालांकि इसी को लेकर हम एक्सपर्ट से सवाल भी कर रहे हैं, लेकिन अब एक बयान जहां बाल्टिक देशों ने जर्मनी से कहा है कि अपनी सीमा में रूस के आने का इंतजार वो नहीं कर सकते हैं। यूक्रेन में सेना भेजने को लेकर जिद पर बाल्टिक देश अड़े हुए हैं, और बाल्टिक देशों में लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, जो कि नेटो सदस्य भी है, बाल्टिक देशों ने अपने सैनिक यूक्रेन भेजे, तो जाहिर सी बात है रूस नेटो में जंग शुरू हो जाएगी। और यूक्रेन में सेना तैनाती पर जर्मन वेबसाइट की तरफ से किए जा रहे इस बड़े दावे के तहत ही ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है, जहां यूक्रेन के बाद बाल्टिक देशों को खुद पर रूसी हमले का डर भी सता रहा है। हालांकि हमले के डर से पोलैंड और बाल्टिक देशों की ओर से रूस को यूक्रेन में रोकने की तैयारी को लेकर भी खबर बड़ी है, क्योंकि यूक्रेन में सेना भेजने के लिए बाल्टिक देश नेटो पर दबाव बना रहे हैं। सिन्हा सर, एक क्विक रिएक्शन इस पर आपसे चाहूंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाल्टिक देशों का ये फैसला आने वाले वक्त में देखना होगा रूस किस तरीके से इस पर रिएक्ट करता है। देखिए शुरभी, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी क्या है। वोरा साहब अभी बहुत अच्छा बता रहे थे कि वो राजपूत रहे हैं वहां पर। 5000 की सेना है, 5000 की सेना से आप क्या भेजेंगे? एक नंगा है, वो क्या खाएगा, क्या निचोड़ेगा? देखिए ये सब बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं। जितने भी बाल्टिक देश हैं, इनको पहले पूरा का पूरा सिक्योरिटी जो मिलता था वो रशिया से मिलता था। हाँ, जो आपने एक बहुत बड़ी बात की, जो सवाल की गैप का जो कि आपका जाता है कैलिनिंग्राड को, उसकी जोड़ने की एक मंशा तो है कि वो जो 100 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है, उसको तो रशिया का तो है वो स्ट्रेटेजिक एम कि उसको जोड़ा जाए लैंडलाइन से, और उसके लिए बेलारूस में भी उसने तैनात की है। मगर ये उनका एक भ्रम है। रशिया ने वेरी क्लियर कर दिया है कि उसका कोई इरादा नहीं है। देखिए आज बात क्या हो रही है, जैसे मेरा ये मानना है कि दे हैव लॉस्ट द बैटल। अमेरिका ये कहता है कि किसी भी हालत में, और देखिए उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो कहते हैं, वो कहते हैं लॉर्ड एस्टन कि किसी भी हालत में रशिया को जीतने नहीं देंगे, यानी जीतना नहीं चाहिए। बात प्रॉब्लम वही है, अब हार चुके बैटल में ये कितने दिन तक चलेंगे? नवंबर तक ये चलेगा, ये पूरी जो चीजें आप देख रही हैं। दूसरा, जून में बहुत बड़ा इलेक्शन होने वाला है। देखिए यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट का, वो वहां पर राइट विंग आने वाले हैं, वो कहते हैं हमें रशिया से दोस्ती करनी है, हमें यूक्रेन की मदद बंद करनी है। तो ये लोग जो अभी चिल्ला रहे हैं उसकी प्री इलेक्शंस के पहले की बात है। सारे लोग इसमें देखिए, अभी स्वीडन अभी ज्वाइन किया है। सर ये बात जो आपने कही है, और जो बात वोरा सर ने भी कही कि जब रूस पूरी तरीके से दबदबे का दावा करने लगता है, मजबूती के साथ यूक्रेन को खदेड़ देता है, तो यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो देश आ जाते हैं। एक और बड़ी खबर है सर, क्योंकि पश्चिम यूक्रेन पर रूसी हमलों की आशंका बढ़ती जा रही है, और पश्चिमी यूक्रेन के एयर स्पेस को बचाने की तैयारी को लेकर एक खबर बड़ी है। एयर स्पेस की सुरक्षा देने को लेकर नेटो में भी अब दो फाड़ है, और एयर स्पेस की सुरक्षा के पक्ष में एस्टोनिया, ब्रिटेन और पोलैंड बताए जा रहे हैं। एयर स्पेस की सुरक्षा देने पर अमेरिका, जर्मनी राजी नहीं है। तो अब बड़ा सवाल आगे इस आधार पर होगा, क्योंकि रूसी हमले से यूक्रेन को नेटो बचाने को देखते हुए जो बड़े फैसले ले रहा है, अब सुरक्षा देने पर ही नेटो देश दो फाड़ नजर आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि रूसी हमलों से पश्चिमी यूक्रेन के एयर स्पेस को सुरक्षा देने पर नेटो में मंथन हो रहा है, और सुरक्षा के पक्ष में कौन कौन है ये जान लीजिए। एस्टोनिया, ब्रिटेन, पोलैंड, कनाडा, लिथुआनिया और फ्रांस। लेकिन सहयोगी देशों के रुख से अमेरिका और जर्मनी असहमत बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के कई क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर नेटो में चर्चा भी जारी है। अब 3 मुद्दों पर नेटो में चर्चा को लेकर भी इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां पहला पश्चिमी यूक्रेन के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा, दूसरा यूक्रेन के अंदर सेना को ट्रेनिंग देने पर विचार, और तीसरा हथियार, गोला बारूद को फ्रंट लाइन तक पहुंचाने पर किया जा रहा है विचार। अब एक और बड़ी खबर है, क्योंकि नेटो चीफ ने रूस पर हमले की मांग की है, और रूस में नेटो के हथियारों से
हमले की मांग की गई है। यूक्रेन को मिले पश्चिमी हथियारों के इस्तेमाल की आजादी, स्टोल्टनबर्ग का ये बयान। पश्चिम देश हथियारों के इस्तेमाल पर रोक को हटाएं। रूसी इलाकों में हमले की छूट नेटो देश दे, स्टोल्टनबर्ग का यह बयान सामने आया है जब पश्चिम देश हथियारों पर रोक को हटाने का फैसला ले, रूसी इलाके में हमलों की छूट मिले और यह छूट नेटो देशों को दी जाए। तो नेटो वर्सेस रूस, डायरेक्ट वॉर की दस्तक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन को पश्चिमी हथियारों से रूस पर हमले की खुली छूट मिले, स्टोल्टनबर्ग की तरफ से कहा जा रहा है, और नेटो देश अपने हथियारों के इस्तेमाल पर रोक हटाए। हालांकि रूसी इलाके में लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले को मंजूरी मिलने की बात भी कही जा रही है। साथ ही रूस के मिलिट्री टारगेट को ध्वस्त करना यूक्रेन के लिए बहुत जरूरी हो चुका है। और अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के बयान के बाद स्टोल्टनबर्ग की ये मांग सामने आई है। और ब्लिंकन ने, आपको बता दें, यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइलों से रूस पर हमले की छूट के संकेत दिए थे। अब नेटो ने शुरू की है रूस से युद्ध की तैयारी। एक और सबसे बड़ी खबर, जहां रूस नेटो में डायरेक्ट वॉर के संकेत हैं और युद्ध में यूरोप के शामिल होने की आहट है। आपको बता दें, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान का यह बड़ा दावा है, न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकता है रूस यूक्रेन युद्ध। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे और रूस वर्सेस नेटो, ये जो काउंटडाउन शुरू हो चुका है उसी के तहत ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की तरफ से किया जा रहा है बड़ा दावा। कह रहे हैं कि नेटो और रूस के बीच डायरेक्ट वॉर दहलीज पर है। ये बड़ा दावा हंगरी के प्रधानमंत्री के इस बयान के तहत सामने आया है। और इंपॉर्टेंट ये कि किस तरीके से नेटो में रूस से युद्ध के लिए तेजी से चल रही है तैयारी, और नेटो का वार्निंग ग्रुप है जो युद्ध में शामिल होने के तरीके भी ढूंढ रहा है। रूस से युद्ध में यूरोपीय देशों के शामिल होने की ये तैयारी बताई जा रही है। और रूस यूक्रेन संघर्ष अब न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी बढ़ रहा है। ये सवाल जिस लिहाज से मनीष किया जाता है, किस तरीके से ये बयानबाजी और तैयारी को लेकर इस वक्त बड़े दावे किए जा रहे हैं मनीष? देखिए, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान, मुझे लगता है कि फिलहाल अभी यूरोप के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उसमें सबसे अधिक संवेदनशील हैं और बहुत ही रैशनल तरीके से बात करते हैं। उन्हें पता है कि अगर रूस और नाटो की जंग होती है तो ये कोई लिमिटेड वॉर नहीं होगी, इसे फिर कोई रोक नहीं सकता है, फिर उसकी तबाही के चपेट में पूरा यूरोप आएगा, और इसलिए वो लगातार इसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन फिर नाटो के सेक्रेटरी जनरल हो या पोलैंड और बाल्टिक देशों के जो तमाम लोग हैं, वो लगातार चाह रहे हैं कि रूस और नाटो की जंग हो, और अगर जंग होती है तो फिर इनकी अहमियत बनी रहेगी। आप सोचिए, नाटो के सेक्रेटरी जनरल की बात तभी तक लोग सुनेंगे जब तक ये युद्ध होता रहेगा, तो वो युद्ध को लगातार प्रवोक कर रहे हैं, और इसीलिए हंगरी को वो साइडलाइन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन हंगरी बार बार ये चेतावनी दे रहा है कि देखिए, अगर युद्ध शुरू हुआ, अगर रूस और नाटो की जंग हुई, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल सीमा तक सीमित होगा, फिर आप जितने भी शहरों को जानते हैं, लंदन, पेरिस, बर्लिन, कुछ भी बचेगा नहीं, और वैसे उसकी कीमत हर कोई चुकाएगा। तो बस बहुत कम समय है। अगर कहीं से वो कहते हैं ना कि भगवान सद्बुद्धि दे, यूरोप के नेताओं को सद्बुद्धि आए, वरना तबाही तो तय। खबरें साफ हैं जिस आधार पर यह कहा जा रहा है कि किस तरीके से रूस की घेरेबंदी नेटो कर रहा है, क्योंकि अब हाइब्रिड वॉर के तहत रूस की घेरेबंदी को लेकर भी खबर आई है, जहां रूस के चारों ओर नेटो के साइबर लैब्स है। पुतिन के प्रतिनिधि ल्यूकमानोव का यह दावा है, यूक्रेन, लातविया, फिनलैंड में नेटो के हैकर्स मौजूद हैं। तो ये घेरेबंदी अब किस तरीके से की जा रही है और किस तरीके से हाइब्रिड वॉर को लेकर भी ये तैयारी है, कैसे हाइब्रिड वॉर के तहत ही रूस की घेरेबंदी करने की ये कोशिश की जा रही है, इस बारे में और डिटेल इनपुट आपके सामने, क्योंकि पुतिन के प्रतिनिधि का ये बड़ा दावा है जो कह रहे हैं कि रूस के चारों ओर साइबर लैबोरेटरीज तैयार नेटो कर रहा है। साइबर लैब्स के जरिए रूस की जासूसी का ये पूरा नेटवर्क तैयार हो चुका है और नेटो के हैकर्स यूक्रेन में ही मौजूद हैं। ल्यूकमानोव का ये दावा है, एस्टोनिया, लातविया, फिनलैंड, रोमानिया में साइबर लैब्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक सैबोटाज को अंजाम दे रहे हैं नेटो हैकर्स। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से अलग अलग लेवल्स पर अब पूरा घेराव करने की ये कोशिश की जा रही है और नेटो देश की ये बड़ी तैयारी को लेकर दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, क्योंकि अब नॉर्थ कोरिया स्पाई सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगा और अंतरिक्ष से नॉर्थ कोरिया जासूसी करेगा। अंतरिक्ष से नॉर्थ कोरिया की अमेरिका पर रहेगी नजर।
यूएस और साउथ कोरिया पर किम की रहेगी नजर। नॉर्थ कोरिया मजबूत कर रहा है अपना जासूसी नेटवर्क और कैसे अब ये जासूसी नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है, इस बारे में और इंफॉर्मेशन अब आगे आपके सामने होगी, क्योंकि यूएस और साउथ कोरिया पर किम की नजर रहेगी। ये तैयारी आखिर है क्या, ये पूरा जासूसी नेटवर्क आखिर है क्या और कैसे अंतरिक्ष से अमेरिका पर रखी जाएगी नजर। इंफॉर्मेशन देखिए, नॉर्थ कोरिया अपना दूसरा स्पाई सैटेलाइट अंतरिक्ष भेजने जा रहा है और सैटेलाइट को अंतरिक्ष भेजने की जानकारी किम ने जापान को दी है। अगले सप्ताह की शुरुआत में सैटेलाइट लॉन्च करने की ये योजना है, जहां आपको बता दें 2023 में नॉर्थ कोरिया का अंतरिक्ष में पहला स्पाई सैटेलाइट तैनात हुआ था और अमेरिकी सैन्य खतरों से निपटने के लिए किम मजबूत कर रहे हैं अपना ये निगरानी नेटवर्क। हालांकि स्पाई सैटेलाइट की अमेरिका और साउथ कोरिया पर नजर रहेगी और नॉर्थ कोरिया का 2024 में ही 3 और मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान भी है। अब एक और बड़ी खबर है, क्योंकि चीन का ताइवान पर कब्जे का प्लान लॉक हो गया है। चीन के ताइवान पर कब्जे की अपडेट आ गई है। 2027 तक ताइवान पर कब्जे के प्लान को लेकर खबर बड़ी है, क्योंकि जिनपिंग ने पीएलए को 2027 तक का वक्त दिया है और अमेरिकी खुफिया विभाग की तरफ से किए जा रहे दावे के तहत ही ये खबर, जहां आप जानिए कि किस तरीके से चीन के ताइवान को देखते हुए अब बड़े फैसले हो चुके हैं और 2027 तक ताइवान पर कब्जे के प्लान को लेकर इस वक्त बड़ी खबर है। अब चीन के ताइवान पर कब्जे की डेट सामने आ चुकी है, जहां 2027 तक ताइवान पर कब्जे के पूरे प्लान को लेकर खबर है और जिनपिंग ने पीएलए को 2027 तक का वक्त दिया है। तो ताइवान पर कब्जे की तारीख तय, क्योंकि ताइवान पर हमले की ड्रिल के बाद कब्जे की तारीख भी फिक्स हो गई है और ताइवान पर कब्जे के लिए सीमा के पास बेस तैयार चीन कर रहा है। ताइवान स्ट्रेट में चीन के नागरिक जहाजों के इस्तेमाल की योजना को लेकर भी इनपुट है। हालांकि सैनिकों और जंगी सामान को ले जाने के लिए सिविल जहाजों का उपयोग और साथ ही अमेरिकी खुफिया विभाग का दावा यह कि 2027 तक ताइवान पर कब्जे का ये पूरा प्लान है, जहां जिनपिंग ने ताइवान पर कब्जे के लिए पीएलए को 2027 तक का दिया है वक्त। अब एक और बड़ी खबर, जहां ताइवान को अमेरिका के साथ का है भरोसा, क्योंकि अमेरिकी डेलीगेशन का ताइवान दौरा। बड़ी खबर, जहां चीनी ड्रिल खत्म होते ही ताइपे पहुंचे यूएस सांसद। ताइपे में यूएस सांसदों की ताइवान के प्रेसिडेंट से मुलाकात को लेकर भी आई है खबर। तो बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका पर भरोसा, और यही वजह है कि अब चीनी ड्रिल खत्म होते ही ताइपे पहुंचे हैं यूएस सांसद, जहां ताइपे में यूएस सांसदों की ताइवान के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन अब इंफॉर्मेशन, क्योंकि ताइवान के साथ जिस तरीके से अमेरिका है, चीनी ड्रिल खत्म होते ही ताइवान पहुंचा है अमेरिकी डेलीगेशन को लेकर खबर आई। ताइपे में अमेरिकी सांसद और ताइवान के प्रेसिडेंट की ये मुलाकात, और अमेरिका ने चीन के खिलाफ ताइवान को पूर्ण समर्थन का भरोसा भी दिया है। ताइवान पहुंचे डेलीगेशन ने चीन पर सैन्य उकसावे के आरोप लगाए हैं और ताइवान में नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण के बाद अमेरिकी सांसदों की ये पहली यात्रा है और चीन ने ताइवान को चारों ओर से घेर कर हमले का जिस तरीके से अभ्यास किया है। ताइवान अमेरिका को चीन की ये बड़ी वार्निंग को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां ताइवान पर कब्जे के लिए कुछ भी करेगा चीन, और चीन के विदेश मंत्रालय की ताइवान को यह धमकी है, हर हाल में ताइवान पर कब्जा करेगा चीन। अमेरिकी सांसदों के दौरे के बीच चीन की ये वार्निंग भी सामने आई है। दीपक बोरा सर, अब इस तैयारी में अमेरिका का साथ ताइवान को और चीन का ये घेराव, जिसमें अब तो डेडलॉक सामने रख दिया गया है, ये कहते हुए कि 2027 तक ये संभव होना चाहिए। और इंटरेस्टिंग खबर आपने सुनाई है, वेरी यूजफुल। ताइवान का जो है ना मैम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिटेंड गेम है। अमेरिका प्रिटेंड करता है कि वन चाइना है, लेकिन ताइवान का समर्थन करता है। ताइवान प्रिटेंड करता है कि मैं आजाद हूँ। चीन प्रिटेंड करता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है, और सारी दुनिया इस प्रिटेंड गेम में भाग ले रही है। और ये है वो ट्रायंगल डांस, उसको मैं ट्रायंगल कहता हूँ। अमेरिका में बहुत पॉपुलर, 3 लोग इकट्ठे डांस करते हैं, एक इधर पैर रखता है, एक उधर पैर रखता है, कहीं और पैर रखता है। The reality is not going to change। ये 2027 में हम ले लेंगे। कहाँ की कहानियां, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। इस समय अमेरिका जो है इलेक्शन मोड में है। आप ये भी जानते हैं कि बुल्टन साहब के अब चैलेंजर एक और 90 साल के या 85 साल के व्यक्ति उनके अगेंस्ट होंगे। दोनों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम रैम्बो हैं। मेरी बात मानिएगा मैम, ये नहीं होने वाला है। चाइना का टारगेट क्या है? एक छोटा सा आइलैंड, उसको नहीं लेगा, क्योंकि इंडस्ट्री वहां नहीं मिलेगी। उसका टारगेट है किसी तरह से अमेरिका को नीचे किया जाए और मैं दुनिया का नंबर 1 हूं, और उसके लिए ताइवान को लेना जरूरी नहीं है।
बहुत आसानी से आपने समझा दिया सर, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसी के तहत ये भी जान चुके हैं कि चीन किस तरीके से अपने स्तर पर अब तैयारी के तहत ताइवान पर कब्जे का कर रहा है ऐलान। लेकिन अब आगे एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां जानिए कि किस तरीके से अब राफा में जिंदा जले 50 लोग और जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ये इजराइल का फाइनल अटैक है। और जबालिया में आईडीएफ के जबरदस्त ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर यह खबर है, जहां हमास के कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। आईडीएफ ने हमास के स्नाइपर दस्ते को भी खत्म कर दिया है। कई जगहों पर हमास से आमने सामने की लड़ाई जारी है। टैंक फायरिंग में कई लड़ाकों को मारने का भी किया जा रहा है दावा। ये देखिए तस्वीर, जहां आमने सामने की जंग और आईडीएफ का जबरदस्त ग्राउंड ऑपरेशन। और अब वेस्ट बैंक के जेनिन में भीषण जंग की तस्वीर होगी आपके सामने, जहां जेनिन रिफ्यूजी कैंप के पास आईडीएफ का एक्शन देखने को मिला। इस्लामिक रेजिस्टेंस कर रहा है जवाबी फायरिंग। हमले में पीआईजे के कई लड़ाकों की मौत। और वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स के काफिले पर अटैक, जहां तुलकर में फायरिंग करते दिखे हमास के समर्थक और साथ ही इजरायली सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की ये तस्वीरें आई सामने। सैनिकों पर किया जा रहा है वार। तुलकर में फायरिंग करते दिखे हमास समर्थक। वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स के काफिले पर अटैक की ये तस्वीर। और इजरायली हमलों से दहला राफा, बड़ी खबर है। इजरायली हमले में 50 लोगों की मौत। शरणार्थी कैंप पर बमबारी से भयंकर तबाही। तेल अवीव पर हमले के बाद इजरायल की बमबारी, जहां अल सुल्तान इलाके में हमास ठिकाने को किया गया टारगेट। देर रात की ये उस वक्त की तस्वीरें जहां इस पूरे इलाके में आगजनी थी, क्योंकि लगातार हुई बमबारी के बाद, तेल अवीव पर हमले के बाद इजरायल की बमबारी और अल सुल्तान इलाके में हमास के ठिकाने को आईडीएफ की तरफ से किया गया टारगेट। दो तस्वीरें, तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग स्तर पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। शरणार्थी कैंप पर बमबारी से भयंकर तबाही की ये तस्वीर है और इसी हमले में 50 लोगों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। इजरायली हमले से पूरा राफा दहल चुका है। शरणार्थी कैंप पर बमबारी से भयंकर तबाही की तस्वीर आपने देखी। वहीं जबालिया में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन की ये तस्वीर सामने आई। हालांकि अब हमास समर्थकों ने किस तरीके से इजरायली सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की, वो तस्वीर भी सामने। लेकिन अब साफ हो गया कि किस तरीके से आईडीएफ भी अब राफा में ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। हर लोकेशन पर आईडीएफ की तरफ से अब ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। और अब जिस तरीके से तेल अवीव पर वार हुआ, उसके बाद ये एक और काउंटर अटैक। आप सही बता रही हैं। देखिए सुरभि, क्या हुआ था संडे को, जो मिसाइल अटैक, रॉकेट अटैक्स हुए हैं तल अवीव में, वो इसी जो आपने बताया अल सुल्तान का जो मैदान है उसके इलाके से हुआ है। और वहां पर मेजर स्ट्राइक हुई है, जिसमें 50 हमास के लड़ाके मारे गए हैं। मेरे ख्याल से ये 5th बटालियन ऑफ हमास था, जो कि टोटल इंटैक्ट था। तो अभी जो चीजें हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन, यदि आप रफा को देखें तो रफा को दो हिस्सों में बांटा गया है, साउथ ईस्टर्न साइड, साउथ वेस्टर्न साइड। यदि आप रफा को देखते हैं, रफा तो ब्लॉकेट को ले लिया है इजराइल ने और वहां से इजिप्ट से भी कुछ नहीं आ रहा है। वो नीचे में एक और क्रॉसिंग है करीम सोलेम, वहां से कुछ चीज जा रही है, मगर ऊपर का इलाका उसको उन्होंने अनटच रखा था। मगर हमास के लड़ाके वहां एस्केप कर गए, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट में गए। तो अभी मेजर जो स्ट्राइक्स हो रहे हैं, और ये स्ट्राइक्स इतने हैं, जैसे आपने बताया जबालिया कैंप में 80%, उसी तरह जो रेफ्यूजी कैंप है, ये भी एक बड़ा रेफ्यूजी कैंप है। 1,25,000 लोग रहते थे वहां पर, तो इसको भी वही बर्बाद। आप देखिएगा, जैसे जबालिया का नाम आपने सुना था, अल सुल्तान का जो इलाका है उसको भी पूरी की पूरी तबाह कर देंगे। एग्जैक्टली, लेकिन यही वजह है सर कि अब इजरायल को रोकने की मांग की जा रही है। और बड़ी खबर यही है कि इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध की मांग की जा रही है। पश्चिम के देशों से इजरायल पर प्रतिबंध की मांग को लेकर एक खबर है, जहां संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत फ्रांसिस्का अल्बनीज की ये मांग, इजरायल तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे रोका नहीं जाता।
तो अब इजराइल को रोकने की मांग की जा रही है। हालांकि मनीष, इसको लेकर एक छोटा सा रिस्पॉन्स मैं आपसे चाहूंगी कुछ और इन्फॉर्मेशन रखने के बाद, क्योंकि मंगलवार को होने वाली बैठक से पहले हम कल ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे इजराइल को एक इम्यूनिटी मिल गई है, ये साबित करने का मौका मिल गया है कि किस तरीके से हमास अपना काम कर रहा है और किस तरीके से लोगों पर वार कर रहा है। लेकिन अब यहां पर बड़ी खबर है, क्योंकि इजराइल पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत फ्रांसिस्का एल्बनीज ने यह मांग की है, इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया जाए और इजराइल के गाजा में विध्वंस को रोकना ही होगा। यूएन के सदस्य देश इजराइल से संबंध निलंबित करें और साथ ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश पर भी इजराइल नहीं रुका है। ये एक बड़ी खबर सामने आई है। मनीष, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि ट्यूसडे की मीटिंग को देखते हुए कल हम चर्चा कर रहे थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां इजराइल खुद ये साबित करने की कोशिश करेगा कि हमास किस तरीके से कत्लेआम करता है। देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त इजराइल को और उनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सबसे अधिक शुक्रिया तो कहना चाहिए हमास का, क्योंकि हमास ने उनको संजीवनी दे दिया। जिस तरीके से हमास ने कल हमले किए और उसके बाद अब इजराइल को मौका मिल गया। सच बात तो यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बाद से इजराइल अलग थलग हो गया था, काफी दबाव में था, लेकिन पता नहीं हमास को क्या सूझी। हमास ने हमले किए, हम पाया तो कुछ नहीं, बदले में आईडीएफ की तरफ से हमले हुए और देखिए कि किस तरह से शरणार्थी कैंप में लोग मारे जा रहे हैं। बिल्कुल। अब लेबनान में हिजबुल्लाह के नए ठिकाने पर अटैक को लेकर भी अगली बड़ी खबर है। यारोन में हिजबुल्लाह के बेस पर एयर स्ट्राइक हुई है और हिजबुल्लाह की इमारत को जमींदोज कर दिया गया है। आपको बता दें, होला इलाके में भी हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह करने का किया जा रहा है दावा। और उत्तरी इजराइल में लेबनान से हमला, जहां हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल दागी है। और आपको बता दें, मागलियत के साथ साथ मेनारा में भी मिसाइल अटैक को लेकर खबर है। आईडीएफ के ठिकानों पर टारगेट किया गया। खुले मैदान में हिजबुल्लाह की यह मिसाइल गिरी। इजराइल पर वेस्ट बैंक से रॉकेट हमले को लेकर भी खबर, जहां अल अक्सा ब्रिगेड ने विध्वंसक अटैक को अंजाम दिया। मेगन बेस पर 107 मिलीमीटर रॉकेट की बौछार और आईडीएफ को भारी नुकसान का दावा। देर रात की उस वक्त की ये तस्वीर जब रॉकेट हमलों को अंजाम दिया जा रहा था और आईडीएफ को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है, क्योंकि अब मेगन बेस पर 107 मिलीमीटर रॉकेटों की बौछार की गई है। अब गाजा में हमास के विध्वंसक पलटवार को लेकर भी खबर है, जहां अल कस्साम ब्रिगेड ने घातक हमले को अंजाम दिया। जबालिया में हमास का यह क्रूर चेहरा दिखाया। हमास ने सुरंग में सैनिकों के शव को घसीटा। ये देखिए तस्वीर। कई आईडीएफ सैनिकों को मारने का दावा किया जा रहा है। हमास की इजराइल को चुनौती। एक और बड़ी खबर, हमास ने तेल अवीव पर बड़ा हमला किया और गाजा पट्टी से दागे 15 से ज्यादा रॉकेट। करीब 4 महीने बाद तेल अवीव पर हमला। आईडीएफ का दावा यह कि तेल अवीव में डिफेंस सिस्टम एक्टिव। तो तेल अवीव पर हमला, हमास की चुनौती, क्योंकि तेल अवीव पर हमास के अल कसाम ब्रिगेड ने हमले को अंजाम दिया है। तेल अवीव पर ही हमास ने गाजा पट्टी से कई रॉकेट दागे हैं और राफा पर बमबारी के बीच हमास ने इजरायली सेना को चुनौती दी है। तेल अवीव पर हमला यह दिखाता है कि हमास अभी खत्म नहीं हुआ। तेल अवीव पर हमला कर हमास ने अपनी मौजूदगी भी दर्ज की है। हमास को पूरी तरीके से खत्म करने के इजरायली मंसूबे पर यह सबसे बड़ी चोट है। अब रूसी ब्रिगेड पर यूक्रेन के विध्वंसक वार को लेकर एक खबर, जहां जानिए कैसे रूसी आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल पर हमले को अंजाम दिया गया और यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस के बड़े नुकसान का दावा। 24 घंटे में मारे गए रूस के 1150 सैनिक, 24 घंटे में रूस के 9 टैंक और 42 ड्रोन को किया गया तबाह। रूस का यूक्रेनी एयरबेस पर वार, आपको बता दें खेमेलनित्स्की में यूक्रेनी एयरबेस पर हमले को अंजाम दिया गया है और यूक्रेनी बॉम्बर सू-24 की तैनाती भी इसी बेस पर कर दी गई है। खेमेलनित्स्की बेस पर स्टॉर्म शैडो का डिपो है और खेमेलनित्स्की बेस पर स्कैल्प क्रूज मिसाइल का ये डिपो, जहां सू-24 की तैनाती कर दी गई है।